तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीड लेवल फर्स्ट का जीके और लेवल सेकंड के सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यहाँ पे अपने चैनल पे कर रहे हैं। तो उसमें हमने दोस्तों पॉलिटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। लगभग यूनिट 4th और 5th पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हमने एक एक चैप्टर उसका एक एक टॉपिक हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब हम यहाँ पे यूनिट 6 से शुरू कर रहे हैं, जो कि अब 6, 7, 8, 9 जो यूनिट है वो सारी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। 4 यूनिट्स आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल है, बेसिक ज्योग्राफी है उसमें यूनिट 5 में। तो उसमें स्थल मंडल लिखा हुआ है। तो स्थल मंडल हमने शुरू किया था। तो स्थल मंडल में मैंने आपको कहा था कि चट्टान, पर्वत, पठार और मैदान पढ़ाऊँगे मैं आपको। तो चट्टानें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे पर्वत। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। पृथ्वी के धरातल से 600 मीटर ऊंचे उठे भूभाग पर्वत कहलाते हैं। तो वह कोई भी भूभाग जो पृथ्वी के धरातल से 600 मीटर की ऊंचाई पर उठा हुआ है ना। लगभग 600 मीटर ऊंचा तो होना ही चाहिए, है ना। अगर 600 मीटर ऊंचा है तब भी वह पर्वतों की श्रेणी में आएगा। अब उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं दोस्तों। पर्वतों को इंग्लिश में माउंटेन्स बोलते हैं। इंग्लिश टर्म दोस्तों हर जगह काम आती है आजकल। हिंदी की जगह बहुत सारी जगह तो इंग्लिश टर्म में लिखते लग गए हिंदी पेपर्स में, इसलिए मैं जितना हो सकता है इंग्लिश टर्म आपके सामने रखती हूँ। पर्वत 5 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, गुंबदाकार पर्वत, डोम माउंटेन, संग्रहित पर्वत मतलब माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, है ना। और अवशिष्ट पर्वत मतलब रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, ये 5 प्रकार के पर्वत होते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हम लोग वलित पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। जो बच्चे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं उनको तो ये आता ही होगा, मतलब सब कुछ उन्हें पता ही है। और जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नहीं है उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही इजी और सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। वलित पर्वत भूगर्भिक चट्टानों के कारण जब चट्टानों में वलन और मोड़ पड़ जाते हैं तो बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं। यहाँ पे भूगर्भिक संचलन आएगा दोस्तों। भूगर्भिक संचलन के कारण जब चट्टानों में बड़े बड़े, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है उसकी जगह आप कर लेना भूगर्भिक संचलन, है ना। भूगर्भिक संचलन के कारण जब चट्टानों में बड़े बड़े मोड़ और इनका होता है कौन से पर्वत? वलित पर्वत। अब होता क्या जो दोस्तों, जैसा कि ये भूगर्भ पृथ्वी तल है मान लो ये, है ना। इसके नीचे अनेक तरह के चट्टानें होती हैं। अब ज्योग्राफी में कई तरह के साक्ष्यों के आधार पर ये कहा गया है कि ये चट्टानें है ना नीचे आपस में गति करती रहती है। कभी कोई सी चट्टान इधर खिसकती रहती है, कभी इधर खिसकती रहती है। इसीलिए तो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। ऐसा कहा गया है कि इनके नीचे जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनसे है ना ऊष्मा निकलती है, और वो ऊष्मा जैसे यहाँ से निकलना शुरू हुई और यहाँ पे ऊपर भूगर्भ मतलब भूपरपट्टी आ गई, तो ये वाली इधर मुड़ गई, ये वाली इधर मुड़ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ से ऊष्मा दो तरफ बट गई ना, तो यहाँ खड्डे का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ऐसे ज्योग्राफिकल टर्म होती है। इतना अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन बस कि ये जो चट्टानें नीचे संचलन करती रहती है, हिलती रहती है ना। तो इनके हिलने से क्या होता है, कई बार जो पृथ्वी है उसमें बड़े बड़े मोड़ पड़ जाते हैं, ऐसे वाले मोड़, है ना। अंदर से चट्टान हिली, कोई चट्टान ऊपर उठ गई, कोई चट्टान नीचे धंस गई, तो ये बड़े बड़े मोड़ पड़ गए। तो इनसे जो पर्वत बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है। और ये जो वलित पर्वत है, विश्व में सबसे ऊंचे जो पर्वत पाए जाते हैं वो वलित पर्वत ही होते हैं। और इसके एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, सबके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि निम्न में से वलित पर्वतों का एग्जाम्पल है, निम्न में से अवरोधी का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो हमारा जो हिमालय पर्वत है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, वह भी वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है। रॉकीज पर्वत जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, और एंडीज पर्वत जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, और आल्प्स पर्वत जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इन्हीं के उदाहरण है कौन से के? ये जो वलित पर्वत है। एक बार मैंने यहाँ पे मैप बनाया, उसमें आप ये देखो उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, इसके किनारे पर यू जो फैला हुआ है ये है रॉकीज पर्वत। ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर यू जो फैला हुआ है ये है एंडीज पर्वत। ठीक है। हिमालय आप सबको पता ही है, ये हमारा भारत है ना।
और ये भारत का जैसे ऊपर का कोना है, तो भारत के ऊपर के कोने पर यूं जो फैला हुआ है वो है हिमालय पर्वत, ठीक है। और आल्प्स पर्वत दोस्तों लगभग पूरे ही यूरोप में फैला हुआ है, यहाँ पे जर्मनी से लेके स्विट्जरलैंड से लेके यहाँ तक ऐसे आ रहा है आल्प्स पर्वत। तो ये जो 4 पर्वत है कौन कौन से याद रखोगे, सबसे ऊपर हिमालय, फिर रॉकीज, फिर एंडीज और फिर आल्प्स। इसमें मैंने बनाए भी हैं, आप आराम से अध्ययन करोगे तो आपको दिख जाएंगे। ये देखो रॉकीज, ये एंडीज, ये आल्प्स और ये हिमालय, ये 4 पर्वत कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये 4 पर्वत वलित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, दरारों के मध्य से ऊंचा उठा कोई भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है। अब ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, जैसे दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर संचलन होता है, देखते हैं अंतर संचलन होता रहता है। मान लो ये चट्टान है ना, ये हमारा हमें ऊपर क्रस्ट दिख के वो वाली है ना। अब इसका अंतर संचलन होता रहता है ना। तो मान लो ये भाग नीचे धंस जाए, ये भाग नीचे धंस जाए और बीच का भाग ऐसा के ऐसा रह जाए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, है ना। तो मतलब जब दोनों ओर की चट्टानें नीचे चली जाए और बीच का भाग स्थिर रह जाए तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। अब ये जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है बीच का भाग, ठीक है। तो ये जो बीच का भाग रह गया ये ब्लॉक पर्वत बन गया, है ना। या फिर कैसे बनता है ब्लॉक पर्वत, या फिर ऐसे बनता है कि ये जो स्थल है इसका ये भाग स्थिर रहे, ये भाग स्थिर रहे, जो बीच का भाग है वो ऊपर उठ जाए, तो ये भी ब्लॉक पर्वत बन जाएगा। जब दोनों भाग स्थिर रहते हैं और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। मतलब जो दरार होती है, दरारों के 2 किनारों का भाग स्थिर रह जाए, बीच का भाग ऊपर उठ जाए, या फिर बीच का भाग ऊपर उठ जाए, इस किनारों का स्थिर रह जाए, तो वो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं ना। ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए का सियारा नेवादा पर्वत, जो विश्व का सर्वोच्च ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। एक तो देखो ये आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यूएसए का जो सियारा नेवादा पर्वत है वह विश्व का सर्वोच्च ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। यूरोप में राइन नदी की घाटी। अब दोस्तों यूरोप में जो राइन नदी बहती है उस राइन नदी की घाटी में पूर्व में वास्जेस और पश्चिम में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत सर्वोच्च ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऐसे तो दोस्तों राइन नदी बह रही है ना, और इसके एक तरफ तो है फ्रांस में तो पाया जाएगा वास्जेस, आप इसे याद भी रख सकते हैं, फ्रांस में तो है वास्जेस और जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, है ना। तो इसमें क्या हुआ है, बीच का भाग स्थिर रह गया और दोनों इधर इधर पर्वत बन गए, मतलब दोनों किनारों के भाग ऊपर उठ गए, तो ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल हो गया ना। तो ये हो गया, है ना। और नर्मदा नदी के दोनों ओर कौन से हैं, विंध्याचल। अपने भी नर्मदा नदी बहती है तो इसके ऊपर की तरफ तो है विंध्याचल, नीचे की तरफ है सतपुड़ा पर्वत, है ना। तो इसमें भी ये बीच का भाग स्थिर रह गया, एक तरफ विंध्याचल पर्वत, एक तरफ सतपुड़ा पर्वत, तो ये कौन से ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हो गए, ठीक है। दिखाती हूँ आपको। वैसे में सियारा नेवादा पर्वत जो है दोस्तों, ये जो यूएसए का देखो ये पूरा उत्तरी अमेरिका दिखाया मैंने। अब ये जो बीच बीच का है ना ये यूएसए है, ऊपर वाला क्या है कनाडा, बीच वाला है यूएसए, और नीचे वाला आ जाएगा मध्य अमेरिका, ये मेक्सिको वगैरह, है ना। इसमें मेक्सिको आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कोस्टोरिका, बांडूरस, है ना, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे यूएसए है इसके नीचे की तरफ जो यहाँ पे मान सकते हैं अपन, यहाँ पे है सिनसिनाती उभार, थोड़ी मेक्सिको में भी आता है सिनसिनाती उभार, तो यहाँ पे है सिनसिनाती उभार नहीं, सियारा नेवादा, मेक्सिको और यूएसए की सीमा पर से दिखेगा दोस्तों। अगर आप यूएसए का मैप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है दोस्तों, ये रहा देखो वॉस्जेस पर्वत, इधर है ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस में वॉस्जेस, इधर ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। और क्या, और हमारी नर्मदा नदी यूँ बहती है ना, यूँ बहती है, तो ऊपर क्या है विंध्यन और नीचे है सतपुड़ा पर्वत। इसमें आप देखोगे दिखा भी रखे हैं मैंने, देखो ऊपर विंध्यन है, नीचे सतपुड़ा है। ये है सियारा नेवादा पर्वत और ये है वॉस्जेस, इधर है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 पर्वत पढ़ लिए हमने, पहला पढ़ लिया हमने वलित पर्वत, दूसरा पढ़ लिया अवरोधिया ब्लॉक पर्वत। अब तीसरा पर्वत हम पढ़ते हैं संग्रहित पर्वत। सॉरी दोस्तों इसमें कुछ साफ नहीं पढ़ती हूँ, आप देना। देखो पृथ्वी पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर अथवा बालू आदि के ढेर से निर्मित जो पर्वत होते हैं, क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू
मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा बालू के ढेर से निर्मित जो पर्वत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संग्रहित पर्वत कहलाते हैं। संग्रहित और ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पर्वत भी संग्रहित पर्वत में आते हैं। जो ज्वालामुखी होता है फिर उससे जो उद्गार निकलता है जैसे लावा वगैरह, और उसके साथ में मतलब पत्थर के टुकड़े वगैरह, राख, है ना, इन सब से जो पर्वत बन जाता है वो भी किस में आएगा? संग्रहित पर्वत में। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों जापान में फ्यूजियामा पर्वत, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है जापान में फ्यूजियामा पर्वत। यूएसए में शास्ता, रेनियर और हुड, तीन है दोस्तों यूएसए में जो संग्रहित पर्वत के उदाहरण है, वो है शास्ता, रेनियर और हुड। और मोनोलोआ पर्वत है हवाई द्वीप पर। ये तीनों पर्वत कहाँ के एग्जाम्पल हैं? ये तीनों, हवाई द्वीप भी यूएसए का है दोस्तों, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। दिखा दूंगे आपको स्थिति इसकी। तो सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, लावा, बालू आदि के ढेर से जो निर्मित पर्वत होते हैं वो क्या कहलाता है? संग्रहित पर्वत। ज्वालामुखी उद्गार से जो पर्वत निर्मित होता है वो भी संग्रहित पर्वत। यहाँ पे लिखा है जापान का फ्यूजियामा, यूएसए का शास्ता, रेनियर और हुड, और नीचे लिखा हुआ है मोनोलोआ पर्वत हवाई द्वीप का। कहाँ का? हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप भी यूएसए का ही एक द्वीप है। तो अब हम समझते हैं कि जो ये संग्रहित पर्वत होते क्या हैं। देखो दोस्तों, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि जब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, कुछ हवा द्वारा ले आए, कुछ वायु द्वारा ले आए, तो धीरे धीरे वो पर्वतों का रूप धारण कर लेते हैं ना। तो इस तरह के पर्वत क्या कहलाते हैं? संग्रहित पर्वत कहलाते हैं। और कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी, जैसे मान लो ये भूमि है, यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हो गया यूँ, है ना, तो ज्वालामुखी का उद्गार हो गया तो इसमें से बहुत सारे लावा, कंकड़, पत्थर यूँ निकल गए, है ना। तो वो ऐसे कैसे यहाँ पे जमा होगा? अब ये भाग ऊपर हो गया ना बाकी के भागों से, ऐसे कैसे इसमें ज्वालामुखी जितना बड़ा होगा उसमें से उतने ही ज़्यादा पदार्थ निकलेंगे। तो ये भाग ऊपर हो गया, तो इस तरह से जो पर्वत बन गया उसे क्या बोलेंगे हम? संग्रहित पर्वत बोलेंगे। अब यूएसए में जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी आता है उससे जो निर्मित पर्वत है वो इसी पर्वत का उदाहरण है। यूएसए में 3 पर्वत ऐसे हैं, शास्ता, रेनियर और हुड। हवाई द्वीप पे है मोनोलोआ पर्वत। ठीक है, दिखा तो देखो, देखो दोस्तों इधर, एक मिनट, इसको हम यूँ समझ सकते हैं। देखो, इधर प्रशांत महासागर और इधर प्रशांत महासागर, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर है और ये हिंद महासागर है, इतना तो आप सबको ही पता होगा, है ना। अब ये जो प्रशांत महासागर है, उस प्रशांत महासागर के बीच में से दोस्तों हवाई द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, और हवाई द्वीप पर मोनोलोआ पर्वत स्थित है जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। वो संग्रहित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, थे यूएसए में 3 पर्वत और थे, शास्ता, हुड और रेनियर। इनका क्रम आपको याद रखना है दोस्तों, चाहे तो आप ऊपर से नीचे याद कर लो रेनियर, हुड और शास्ता, चाहे आप नीचे से ऊपर आया याद कर लो शास्ता, हुड और रेनियर। ठीक है, ये 3 पर्वत किसके उदाहरण है? ये 3 पर्वत संग्रहित पर्वत के उदाहरण है। और जापान में कौन सा था? जापान में फ्यूजियामा पर्वत था। तो दोस्तों इधर है जापान, ये यहाँ पे, ये एशिया का पूर्वी तट है और ये यहाँ पे जापान स्थित है। छोटा सा देश है जापान द्वीपों का, और जापान में एक पर्वत है फ्यूजियामा, वो भी संग्रहित पर्वत का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों संग्रहित पर्वत। तो 3 तरह के पर्वत हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं। पर्वत जब पृथ्वी का, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, एक मिनट, जब पृथ्वी का कुछ भाग गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाता है तो वह गुंबदाकार पर्वत कहलाता है। वो ही जब हमारी आंतरिक शक्तियों के कारण कुछ भाग ऐसे गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाएगा, है ना, ऐसे मान लो गुंबद बन गया, डोम बन गया, तो उसे क्या कह देंगे हम? गुंबदाकार पर्वत कह देंगे, है ना। ऐसे गुंबद के आकार के, वैसे तो नॉर्मल पर्वत ऐसे होते हैं दोस्तों, है ना, लेकिन कई बार ऐसा पर्वत भी बन जाता है तो उसे हम गुंबदाकार पर्वत कहेंगे। और इस गुंबदाकार पर्वत का एग्जाम्पल है यूएसए का सिंसिनाटी उभार। ठीक है, वो गुंबदाकार पर्वत का एग्जाम्पल है। और अब होते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? अपर्दन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपर्दन और अपक्षय की शक्तियों के द्वारा प्रारंभिक पर्वत कटकर नीचा हो जाता है। जब अपक्षय और अपर्दन, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अपक्षय क्या होता है? अपक्षय होता है मतलब जलवायु की यांत्रिक और भौतिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना, है ना। क्या होता है? चट्टानें कट जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, टूट जाती है, जैसे कि मरुस्थल क्षेत्र के चट्टानें हैं मान लो, इनमें ये दरारें पाई जाती है ना।
अब हम सबको पता है कि मरुस्थल में रात का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा हो जाता है और दिन में बहुत गर्मी होती है। तो रात में मान लो इनमें पानी जम गया, है ना, पानी जम गया और वो क्या हो गया, रात में जब टेम्परेचर कम होगा तो उसके यहाँ पे ओस बन गई। ठीक है, ओस बन गई तो ये चट्टानें सिकुड़ जाएंगी, है ना, ओस बन गई तो चट्टानें सिकुड़ गई। अब जब सुबह हुई, धूप पड़ी, तो फिर से ये पानी, ओस वापस पानी में बदल गई। अब पानी को और ज़्यादा जगह चाहिए, सॉरी ओस नहीं दोस्तों, बर्फ़ बन गई। तो बर्फ़ बनती है तो सिकुड़ती है रात को, है ना। और जब दिन में वापस ये पानी बन गया, तो पानी बन गया तो क्या हुआ, पानी बन गया तो पानी तो ज़्यादा जगह घेरता है ना, तो पानी फिर से चट्टानें फैल गई। तो रात को सिकुड़ेंगी, सुबह फैलेंगी, फिर सिकुड़ेंगी, फिर फैलेंगी। तो ऐसे कर करके क्या हो जाती है, चट्टानें ढीली हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, चट्टानें ढीली हो जाती है। इससे क्या कहेंगे हम, अपक्षय कहते हैं। और भी कुछ तरह के अपक्षय होते हैं, जैसे कि पेड़ होते हैं, है ना, पेड़ की जड़ें होती हैं, है ना, पेड़ की जड़ों में, जैसे पेड़ दोनों दोनों तरह से काम करते